पिछली क्लास में मैंने आप शुभ करता और पाप करता उसका बहुत विस्तृत विवरण पिछली क्लासों में हमने किया। उसमें हमने भाव के बाद ग्रह, तो ग्रह क्या क्या होगा, भावेश भी होगा और कारक भी होगा, उसका पूरा विश्लेषण हमने किया। फिर हमने उनका देखा, उनका संबंध और उनका धर्म, उसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की, है ना। और उसके आधार पर हमने निकाला कि भाव शुभ करता है या पाप करता है। ये विस्तृत विश्लेषण हमने किया। ये आपको पता है, मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ गई होगी वो सब चीजें, है ना। और आप इसको निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत सारे जो विश्लेषण करने में बड़ी सुविधा होगी और आपके जो विश्लेषण के बाद जो परिणाम प्राप्त होंगे वो बहुत ही उत्कृष्ट प्राप्त होंगे, ठीक है ना। एक चीज और उसमें मैं ऐड करना चाहता हूं कि भावेश किस भाव का स्वामी है, कहाँ बैठा है, किनके साथ है, इन सब के साथ साथ एक चीज को प्राइमरीली ये चीज जरूर देख लेनी चाहिए, जो मैंने वर्णन किया था शुभ कर्ता और पाप कर्ता में। उसमें एक विशिष्ट बात ये है कि वह भाव का स्वामी कुंडली के किस भाव में गया। वह भाव का स्वामी जिसका आप वर्णन कर रहे हैं वो कुंडली के किस भाव में स्थित है, किस भाव में स्थित है, इसका भी आप अवश्य विश्लेषण कर लें। और किन किन भावों में वो शुभ करता होता है, किन किन भाव में पाप करता होता है, ये मैं आपको विस्तृत रूप में समझा चुका हूं। किसी भी भाव का या कारक का हम विश्लेषण कर रहे हैं तो वह किस भाव में गया, है ना। तो वह शुभकर्ता बना या पापकर्ता बना, बनने में बलवान और बलहीन होने में उसकी एक अहम भूमिका हो गई। यानी कि ग्रह शुभकर्ता और पापकर्ता बनने में हम जब सारी बातें करते हैं तो उसमें बलवान और बलहीन होना, उसकी जो 17-18 कंडीशन हमने की थी उसमें से आप एक कंडीशन ये अवश्य जोड़ लें कि ग्रह किस भाव में गया, ग्रह किस भाव में गया। तो इसको 17वीं 18वीं कंडीशन मान लें आप कि कोई भी भाव का स्वामी किन भावों में जाके बलवान होता है और किन भाव में बलहीन होता है, यह आपको विस्तृत पता है। मैं संक्षिप्त रूप से इसका वापस पुनः रिवीजन करता हूं कि हम जानते हैं कि शुभ भावेश शुभ स्थानों पर यानी केंद्र, त्रिकोण, द्वितीय और एकादश भाव में बहुत शुभ परिणाम देते हैं। वह अगर 3, 6, 8, 11 3, 6, 8, 12 भाव में जाते हैं तो अपनी शक्ति को क्षीण करते हैं, अपनी शक्ति उनकी क्षीण होती है। तो यह आपको निर्धारण करना है। तो वह बलवान और बलहीन होने की सीरीज में एक यह बिंदु अवश्य जोड़ दें। उसके बाद एक बिंदु यह जोड़ दें कि वह ग्रह जिसका विवेचन कर रहे हैं अपने स्थान से कहां गया। अगर वह अपने स्थान से शुभ स्थानों पर जाता है, अपने स्थान से उसकी स्थिति कहां है, तो वह ग्रह अगर अपने स्थान से शुभ स्थानों पर जाता है, शुभ स्थानेश होकर अपने स्थान से शुभ स्थानों पर जाता है तो वह बलवान होता है। शुभ स्थानेश होकर केंद्र, त्रिकोण, द्वितीय, एकादश का स्वामी होकर अगर वह अपने स्थान से शुभ स्थानों पर जाता है तो वह शुभ करता होता है। यहाँ 11वें भाव को पापी भी माना जाता है और 11वें भाव को शुभ भी माना जाता है। मैं यहाँ शुभ ही मान रहा हूँ क्योंकि भौतिक सुख वही प्रफुल्लता में देते हैं और भौतिक का ही जीवन है। मैं दैहिक और जैविक सुख की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। 11वां भाव दैहिक कष्ट बहुत देता है क्योंकि छठे से छठा होता है, तो उसमें बाद में बात करेंगे। तो वह ग्रह जिसका आप विवेचन कर रहे हैं अगर वह शुभ स्थानेश होकर वहां से शुभ स्थानों पर गया है, जैसे
इसको आप समझना, देखो बहुत विस्तृत रूप में दोनों बातों को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे ये चंद्रमा है, यहाँ इस भाव के स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा जो है वो यहाँ आ गए, तो अपने स्थान से पंचम आए। पहली चीज जो मैंने पहली लाइन बताई है कि एक शुभ स्थान है, शुभ स्थान पर गया है, तो यह बलवान बनाएगा। क्या बनाएगा? बलवान। लेकिन मान लीजिए चंद्रमा यहां चले जाते हैं अष्टम में, तो वह क्या बनाएगा? बलहीन। क्या बनाएगा उनको? बलहीन। क्लियर? ऐसे सभी भावेशों पे आप लगाएं। इसके बाद शुभ स्थानेश, शुभ स्थानेश अपने स्थान से शुभ स्थान पर जाए, तो ये ग्रह अपने स्थान से शुभ स्थान पे गया, और अपने स्थान से शुभ स्थान पे कैसे गया? कि अपने से पंचम गया। हम जानते हैं ना कि अपने स्थान से अगर कोई भी ग्रह केंद्र त्रिकोण द्वितीय एकादश जाता है तो वो शुभकारी होता है, तो ये शुभ हो गया, तो ये क्या हो गया? बलवान। ऐसी स्थिति क्या कहलाएगी? बलवान। अब इसके बजाय, सॉरी मैं गलत लिख किया, मैंने गलत कर दिया यहाँ। अगर ये यहां आया तो ये पंचम हुआ, इससे ये पंचम हुआ, तो ये बलवान की स्थिति है। अष्टम में जाने के बाद भी इसको बल की प्राप्ति होगी, क्योंकि अपने स्थान से पंचम गया, इसकी वृद्धि करेगा। लेकिन यही अगर मान लीजिए यहां चला जाता है, तो गया तो शुभ स्थान पे है, लेकिन यहां के रिश्ते का नाश करेगा। ये थोड़ा आगे की बात हो गई। कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके, वो अभी मैं ले लूंगा, इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से समझ। ये शुक्र मान लीजिए यहां चले गए, शुक्र जो है 11वें भाव में चले गए, तो ये बहुत बलवान हो गए, क्योंकि अपने स्थान से पंचम चले गए। शुक्र की अपने स्थान से पंचम स्थान पे, तो पहली बात तो क्या हो गई कि वह शुभ स्थान से होकर लाभ भाव में गया, तो बलवान हो गया, पहली कंडीशन पूरी हो गई। दूसरा, अपने स्थान से पांचवा गया, तो यहाँ पे भी वो बलवान हो गया। इसके बजाय मान लीजिए शुक्र यहाँ चले जाते हैं, शुक्र छठे भाव में चले जाते हैं, तो वे एक तो अशुभ स्थान पर चले गए, और दूसरा अपने स्थान से 12वें चले गए, तो ये दोनों स्थितियां बलहीनता की श्रेणी में आती है। अब इसमें जो भी स्थिति बन रही हो वह आप इन दोनों में देख लें, समझ लो ना आप। इसके विपरीत अगर 3, 6, 8, 12 के स्वामी 3, 6, 8, 12 के स्वामी अपने स्थान से अशुभ स्थान पर चले जाएं, अपने स्थान से अशुभ स्थान पर चले जाएं, तो वह विपरीत राजयोग बनाकर शुभ हो जाते हैं। जैसे तृतीय का स्वामी यहां आकर बैठ जाए, तृतीय का स्वामी यहां आकर बैठ जाए, मान लीजिए वृश्चिक लग्न है, शनि जो है वो तृतीय से है, अगर शनि यहां आ गए तो ये परम योगकारी हो गए, ये परम योगकारी हो गए। यदि अशुभ स्थान के स्वामी अपने स्थान से अशुभ स्थान पर चले जाएं, तो वह बलवान की स्थिति में आते हैं। ये शुभ स्थान पे जाके बलहीनता की स्थिति में आते हैं, है ना। यहाँ ये वाला नियम लगेगा। इसको मैं बहुत विस्तृत आगे समझाने वाला हूँ, सिर्फ आप अभी इतना सा ही समझो, ताकि आप बलवान और बलहीन की गणना में कहीं गलती नहीं कर पाओ। समझ लो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कुंडली के शुभ स्थानेश अगर शुभ स्थानों पर हैं तो वह बलवान है। कोई भी ग्रह जो शुभ स्थानेश है, अपने स्थान से शुभ स्थान पर गया है, तो वह बलवान है ना। साथ ही कोई भी ग्रह शुभ स्थान का स्वामी होकर शुभ स्थानों पर ही है, तो वह बलवान है। अब इसमें दोनों चीज आपको क्लियर हो गई होगी। एक चीज और बड़े स्तर पे आप क्लियर करना चाहते हो? हाँ जी, हेलो सर। हाँ सर, अपन इसमें भावत से भावम वो भी कंसीडर करेंगे इस चीज में? नहीं, भावात भावम एक अलग चीज है। भावात भावम तो प्रिडिक्शन का एक आधार है। बलवान और बलहीन में भावात भावम का कोई मतलब नहीं।
नहीं मतलब प्रिडिक्शन में ही जब भावात भावम, देखेंगे तो प्रिडिक्शन में जब जाएंगे तो भावात भावम तो एक सीमा देता है कि वह ग्रह जो है ना अपना प्रभाव अपने भाव से उस भाव तक रखता है जो उसका उसको प्राप्त है, जो जेमिनी में भी जिसको समझाया गया है, और सारी जेमिनी उसी आधार पर है। और भावात भावम हम जानते ही हैं, पंचम का प्रभाव जो है ना पंचम तक, उसका पूर्णता भाव जो है ना उसका अगला भाव है। तो जेमिनी में जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो उसमें तो सारी सिद्धांत ही इसी पे लागू है, हर चीज ही इस पे आएगी। तो भावात भावम जो है ना वो प्रिडिक्शन का एक भाग है कि आप जैसे पंचम भाव का विवेचन कर रहे हो तो आप सिर्फ पंचम का ही नहीं करोगे, पंचम से पंचम का भी करोगे, गुरु से पंचम का भी करोगे, पंचमे से पंचम का भी करोगे, क्योंकि ये भावात भावम है। आप छठे का करो, जैसे मैंने अभी बोला कि छठे का छठा 11वां भाव होता है, तो ये महाकष्टकारी और महारोग होता है। अगर ये पाप ग्रह है तो वैभव आपको भौतिक सुख तो देगा लेकिन दैहिक बहुत कष्ट देगा, है ना। तो अभी बोला था ना छठे से छठा, ये भावात भावम है। अष्टम से अष्टम, चतुर्थ से चतुर्थ, है ना, वो प्रिडिक्शन का वो बात है। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। तो ये क्लियर हुआ ये चीज कि कुंडली के किस भाव में स्थित है। तो ग्रह, मान लीजिए ग्रह 3, 6, 8, 12 में चला गया तो वो बलहीन हो जाता है ना। फिर मैंने ये बताया कि ग्रह अपने स्थान से कहां गया, तो शुभ स्थान है, अपने स्थान से शुभ स्थान पर हूं तो बलवान होते हैं। अगर वो पाप स्थान में है और अपने स्थान से पाप पे होते हैं तो वो बलवान होते हैं, ताकि आपको इसका वो नहीं हो। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर लक्ष्मी नारायण योग होता है ना, लक्ष्मी जो नारायण योग होता है उसमें जो केंद्र त्रिकोण का कोई भी संबंध हो, केंद्र त्रिकोण का कोई भी संबंध हो, वो इसका एक्सेप्शन है। अगर चतुर्थेश नवम में आके बैठ रहा है तो वह शुभ ही करेगा, लेकिन माता के लिए दैहिक सिर्फ जैविक नुकसान करेगा, माता के लिए अनिष्टकारी है। अगर मान लीजिए पंचमे चंद्रमा होकर दसम भाव में आके बैठता है तो बहुत योगकारी है, लेकिन संतान उत्पत्ति में बाधक है। सिर्फ वह कहाँ हानि करेगा, जैविक, लेकिन वह योगकारी है। ऐसे ही अगर मान लीजिए नौ में यहाँ बैठा हुआ है तो अगर केंद्र त्रिकोण में लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, साथ ही अगर कर्मेश तृतीय भाव में बैठा है, तृतीय कर्मेश में बैठा हुआ है तो भी ये योगकारी है, यानी कि जो ये भी एक योग उत्पन्न करता है, जबकि ये अपने स्थान से षडाष्टक होता है, क्योंकि पराक्रम का कर्म वो है ना उस तरह से लाभ देता है। ये एक्सेप्शन है, इनको मैं बाद में लूंगा, पर मोटा मोटी मैंने आपको ये बता दिया। कुछ एक्सेप्शंस आपको हमेशा के लिए ध्यान रहेंगे। उस समय अपन जैसे भाग्य का स्वामी एकादश में चला गया तो बहुत श्रेष्ठ हो गया, अब आप कहोगे तो अपने स्थान से तृतीय चला गया, ये एक्सेप्शन है। उसकी शुभता में थोड़ी कमी हो गई लेकिन वह बहुत शुभ रहेगा, है ना, ये एक्सेप्शन है। भाग्येश अगर अपने स्थान से जाता है तो वह एक्सेप्शन हो गया, क्योंकि भाग्य सर्वोत्तम है, लाभ उसका बहुत बढ़िया बात होगी, है ना। ये चीज आप क्लियर हुई, इसको बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर करना। क्या क्लियर हुआ सबको? हेलो, यस सर, क्लियर हुआ ना? इसको स्थापित करके देखना, है ना, ये बहुत मूलभूत सिद्धांत है। तो दो चीजें और जोड़ लो, और 24 स्थितियां हैं, वो बाकी 4-5 बच रही है, वो मैं आगे लूंगा, पर ये दो मैं सोच रहा था कि अभी आपको प्राइमरी तो बता ही दूं, अन्यथा तो आप कभी कंफ्यूज हो सकते हो। तो ये भी आप उसमें लगा के बलवान और बलहीनता के निर्धारण में इसको भी काम में लेना, इसको भी गणना में लेना, है ना, ठीक है, ताकि आपके प्रिडिक्शन सटीक हो सके। राइट, किसी को इसमें कोई संशय हो तो बताइए। सर एक थोड़ा सा संशय है। हाँ बताइए बताइए बताइए। सर एक बताओ। तो जैसे 10 मेष का छठे में जाना, हाँ वो 10 मेष हाँ, छठे ये में तो बात जाएगा तो वह अपने बिल्कुल स्थान से बिल्कुल, नवम जाएगा, हाँ और हाँ एक बिल्कुल नवम का छठे में जाना, हाँ नवमेष बिल्कुल का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ी बात पूछी है इन्होंने। ये एक वैसे तो पूरा चैप्टर है ये, जो है ना, ये अपने आप में एक विलक्षण चीज पूछ ली इन्होंने, पर मैं थोड़ा मोटा मोटी बताना चाहता हूँ।
देखिए ये जो छठा भाव है ना, ये छठा भाव का विश्लेषण बहुत ही विलक्षण है। छठा भाव अपने आप में अद्वितीय भाव है। इस छठे भाव, अकेले छठे भाव को समझने के लिए कम से कम 2 से 3 क्लास चाहिए। मैं बहुत शॉर्ट रूप में आपको बता रहा हूँ। छठा भाव दरअसल में मेरे पास्ट लाइफ डेट्स का, मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का है, जो भी मेरे पूर्व जन्म के ऋणों का है, जिनको पे करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। यानी ये मेरा वह स्थान है जो दरअसल में मेरे को इस जीवन में लाया है या मेरे को इस जीवन में भेजा गया है। तो मेरा जो पूरा ओरिएंटेशन है ना, वो इस छठे भाव से है। ये मेरे को बताता है कि मैं पितृ कृपा लाया हूँ कि पितृ दोष लाया हूँ, तो या मैं ऋण लाया हूँ तो कौन कौन से ऋण लाया हूँ, उनका मेरे को रीपे किस तरह करना है, मेरे ग्रह उसको रीपे करने के लिए मेरे को कैसे एबल बना रहे हैं, मेरे को क्या मार्ग चुनना है। इसलिए इस छठे भाव को जो है ना उच्च स्थान कहा गया है। क्या कहा गया है? आपको पता होगा 3, 6, 10, 11 भाव क्या कहलाते हैं? उच्च स्थान। और उच्च स्थान का मतलब क्या होता है? वह स्थान जो वृद्धि कारक है, वह स्थान जो सफलता देने वाला है, वह स्थान जो सहजता देने वाला है, वह स्थान जो उन्नति देने वाला है, वह स्थान जो धन देने वाला है ना। यही है ना 3, 6, 10, 11 है ना। तो ये उच्च स्थान है, तो ये दोषी कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये बहुत श्रेष्ठ स्थान है। उसके बाद आइए, तो यहाँ मेरे पूर्व जन्म के मेरे ऋण है जिनकी वजह से मैं आया, यानी मेरी उत्पत्ति का आधार यही है। मेरी उत्पत्ति का आधार यही है, यही मेरे ऋण है जो मेरे को लाए। अगर मैं उऋण होता तो मैं पैदा ही नहीं होता, मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाता, मैं मोक्ष को प्राप्त हो जाता। यानी ये मेरे पूर्वज भी है। इसको कई ज्योतिष में पिशाच बाधा भी कहा जाता है। यहाँ से पिशाच बाधा भी आती है, यहाँ से ही मारण आता है, यहाँ से ही अभिचार आता है। यानी किसी पिशाच को आप पीछे लगा दो या किसी के तंत्र क्रिया कर दो, वो भी यहाँ से ही आती है। यहाँ से ही देखिए आप कितना बलवान ग्रह है, ये कितना बलवान स्थान है। मंत्रेश्वर महाराज ने अस्त्र योग कहा, तो सस्तेज कहीं पे भी चला जाए शुभ स्थानों पर तो वो अस्त्र योग बनाता है। क्या बनाता है? अस्त्र योग। अस्त्र योग यानी योद्धा बनाता है, हर चीज से लड़ने की क्षमता देता है। यही सस्तेज अगर 6, 8, 12 में चला जाए तो यह हर्ष योग बनाता है। हर्ष यानी आनंद, प्रफुल्लता। अब बताओ आप कैसे खराब हो सकता है? ये तो कहीं पे भी जाएगा वहां आपको अब लाभ ही कर रहा है, हानि कहां कर रहा है? बताओ आप। उच्च स्थान है, वृद्धि कारक है, शुभ स्थान पे जा रहा है तो अस्त्र योग बना रहा है, अशुभ स्थान पे जाना है तो हर्ष योग बना रहा है ना। मेरे पूर्वजों की कृपा लेके आया है, या पूर्वजों का मेरा जो ऋण है वो ये बताता है। यानी मेरे को मेरे जीवन का मार्ग भी यही बताता है, जो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि मैं दरअसल में पैदा क्यों हुआ, क्या क्या मेरे ऋण है, तो मेरा किस किस के प्रति ऋण है कि इस प्रकृति जिसका मैंने भोग किया है, और पूरे ब्रह्मांड में जो भी हैं उनसे मैं किस प्रकार क्या क्या ऋण लेके आया हूं, तो मैं कैसे ऋण हूंगा, तो मेरे को मेरी जीवन प्रणाली क्या बनानी चाहिए, किस तरह से बनानी चाहिए, वो छठा भाव बताता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, मोस्ट इंपोर्टेंट। और ये छठा भाव आप 1 से लेके 5 तक जो कुछ पाया आपने, उसके एनालिसिस का भाव है ये, उसके एनालिसिस का भाव है ये। समझ रहे हो ना? आपने 1 से 5 तक जो कुछ आपको मिला वह आपको यहाँ एनालाइज होगा। आपको वहां यहाँ पे उसका मर्म निकालना पड़ेगा कि 1 से 5 तक जो आप कर रहे हो वो छठे भाव के अकॉर्डिंग है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने 1 से 5 तक ऐसी गतिविधियां बना ली जिससे आप रोगी हो रहे हो, आप ऋणी हो रहे हो, आप शत्रुता पाल रहे हो, आपके शत्रु बनते जा रहे हैं, है ना, आप दीनहीन होते जा रहे हो, आप भय अपमान क्लेश को प्राप्त होने जा रहे हो, है ना। तो ये छठा भाव, छठा भाव जो है ना वो हमारी बड़ी आंत और छोटी आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत और बड़ी आंत, छठा भाव है। यहाँ पे आप जो कुछ इस पंचम तक प्राप्त किया उसको, ये आंत अगर सोखेगी नहीं ना तो आदमी कहीं का नहीं रहेगा।
यानी कि सारी शक्ति को अंदर लेने, उसको पाकर पूरे शरीर को देने का कार्य भी छठा भाव करता है। आपकी किडनी, आपने मूत्र, वो जो जल पिया, जो आपके शरीर में आपने भोजन खाया, उससे ग्लूकोज बना, ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया ने ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल के माध्यम से जल उसको जलाया और उसमें आपको ऊर्जा और ऊष्मा प्राप्त की और उसको उसने कन्वर्ट किया जल में, कार्बन डाइऑक्साइड में, है ना। तो जो जल बना वो मूत्र रूप में बना। उस मूत्र को प्यूरिफाई करके वो ये छठा भाव ही बाहर फेंकता है। यानी कि ये विष को अलग करता है, अमृत को अलग करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी व्यक्ति छठे, समस्त प्रकार की कलेश अष्टम से आते हैं, लेकिन अष्टम से भी ज्यादा बड़े कलेश जो है वो छठे भाव से आते हैं। तो जो भी व्यक्ति अपने दिनचर्या को, अपने जीवन को छठे भाव को आधार बनाकर अगर संपादित करेगा, यानी उसका उद्देश्य मेरे पूर्व जन्म के जो ऋण है उनको चुकाने का होगा, मेरे पूर्वजों को खुश करने का होगा कि पूर्वज मेरे यहाँ है। पंचम भाव मेरा पूर्व जन्म है ना, और पंचम का धन है ये। आप देखोगे ना तो यहाँ से आप देखोगे तो आप मतलब इतना, और उपचय स्थान है। तो ये स्थान इतना श्रेष्ठ और इतना बलवान है, क्यों? उसके एक कड़ी और आगे चल जाओ कि आपको भाग्य उत्पन्न करना है, आपको भाग्य बनाना है। अब भाग्य से सब कुछ है, वैभव, ऐश्वर्य, वाहन, भूमि, भवन, ज्ञान, सिद्धियां, है ना, शिक्षा, महात्मन, परमात्मन, प्रभु की प्राप्ति, गुरु की प्राप्ति, गुरुत्व की प्राप्ति, मार्गदर्शन, निष्ठा, न्याय, है ना, सत्यवादिता, ये सब अगर पाना है तो नवम भाव है ना। तो नवम भाव का कर्म छठा भाव है। नवम भाव का कर्म छठा भाव है। यानी आपको अगर भाग्योदय करना है तो छठे भाव का आपको विश्लेषण करना ही पड़ेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही लोग क्या करते हैं कि नवे भाव भाग्य, और भाग्य से सारे वो कर दिए, भाग्य ये रतन पहना दिया, भाग्य से ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। सही क्या है? छठा भाव आपको मर्म छठे भाव से मिलेगा। नवम भाव उसमें एक कड़ी है जो आपको लाभ देगा, उसका मार्ग की शुरुआत आपको छठे से करनी है। अब बात आती है कर्म। भाई मैं पैदा ही कर्म के लिए हूं, आदमी का जन्म ही कर्मण्यवाधिकार से, मां फलेषु कदाचन। तो आई हैव बीन बोर्न टू डू द कर्म। वो कर्म जो मेरे संचित है वो मेरा चतुर्थ भाव है। जो कर्म मेरे पास्ट लाइफ के हैं या आपसे पहले जो भी मैंने कर्म किए हैं वो मेरे संचित कर्म है, मेरा फोर्थ हाउस है। और वर्तमान कर्म मेरे दसम भाव है जो संचित में बदलेंगे जैसे मैं कर्म संपादित करूंगा। तो कर्म का भाग्य यानी कर्म को जो सुप्रीमेसी मिलेगी, जो मैग्निमिटी मिलेगी, जो इंटेंसिटी मिलेगी, जो इम्पैक्टिवनेस मिलेगी, है ना, जो प्रोफाउंडनेस मिलेगी, जो स्टेबिलिटी मिलेगी, है ना, that will come from the sixth house. So you have to also determine your karma according to sixth house. Otherwise, there will be some deficiencies. Right? तो यहाँ पे पितृ कृपा भी है। तो देव कृपा जहां केंद्र त्रिकोण के भाव देते हैं या नवम पंचम भाव 1, 5, 9 भाव देते हैं, वहीं जो पितृ कृपा है वो छठा भाव देता है। यू कांट बी सक्सेसफुल विदाउट द कृपा ऑफ द पितरीज। पितरों की कृपा के कोई नहीं पनप सकता, देव कृपा तो मस्त है। तो दोनों का लाभ लेने के लिए इस तरह की वो है। तो कितना छठे भाव का विश्लेषण अल्टीमेट है। मैं तो कहता हूं कि कुंडली का पढ़ना ही छठे भाव से शुरू करना चाहिए। छठा भाव
कन्या राशि बुध, बुध की मूल त्रिकोण राशि, बुद्धि मूड के दाता, व्यापार के दाता, है ना, कलात्मकता के दाता, और सब चीज बुद्धि से सफल होती है। और वहां पे वो बुद्ध देव की मूल त्रिकोण राशि उपलब्ध है। इसलिए शास्त्रों में क्या कहा गया है कि छठी राशि का पापत्व, छठी राशि पापत्व में हो और लगन पीड़ित हो तो आदमी रोगी होता है, अवश्य रोगी होता है। ये रोग भाव में और बताऊंगा। तो छठे भाव का विश्लेषण कितना महत्वपूर्ण है ये आप देखिए। अब और देखिए आप इसमें और बड़ी बात, इस भाव को पाप, ये पाप स्थान है, 11वां पाप स्थान है, लाभी है, भौतिक सुख देता है, दैहिक और जैविक सुख नहीं देता, इसका अष्टम है ये। तो मेरे जो इसका अष्टम, यानी कि मैं लाभ का मृत्यु कैसे करूं, टू कंप्लीट द माई 12th हाउस, दिस इज द रिजल्ट ऑफ माई, जो मैं कार्य कर रहा हूं, छठे भाव के जो ऋणों को चुका रहा हूं, तो वो ऋणों का कंप्लीशन विल कम फ्रॉम द 12th हाउस। यानी लाभ की मृत्यु में ऐसे करूं कि मेरे पास लाइफ डेट्स है वो चुक जाए। देखिए ऋषियों ने कितना, हम सोच ही नहीं सकते वहां वो उन्होंने दिया हुआ है, हमारी सोच से भी परे है। अब कोई, आप समझ रहे हो मेरी बात को, कि इस लाभ की मृत्यु में ऐसे करूं कि मेरा 12th हाउस जो विच इज रीपेमेंट ऑफ माय डेट्स, कंप्लीशन हाउस है ना, तो वो ऐसा हो। तो शुभ ग्रह, शुभ ग्रह यहां बैठकर इसको देखते हैं, या इसका स्वामी यहां आकर यहां देखता है, तो वह भी पास्ट लाइफ डेट्स को चुकाता है। आदमी वैसी जरूर होगा लेकिन परमार्थ में पैसे लगाएगा। तो आप हर भाव से देखिए, आप हर भाव से देखिए। तो सबसे पहले व्यक्ति का काम है अपने आप को उरीन करना, अपनी गतिविधियों को उस तरह से समझाना। तो छठा भाव अल्टीमेट हाउस है, ये मैंने आपको क्लियर किया। इसके संबंध में मैं 2 क्लास लेवल 3rd 4th में लेने वाला था, और मैंने आपको थोड़ा सा बताया। अब इसमें और बहुत बातें हैं कि ये धन का जो है पंचम है,